महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ। तो दोस्तों, क्या आप भी 2025 में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाने की सोच रहे हैं और आप वहां की कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा को कम से कम बजट में होने वाली A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। जैसे कि केदारनाथ धाम में कम से कम बजट में कैसे पहुँचें और वहाँ जाकर आपको कहाँ पर रुकना है, वहाँ पर खाना कहाँ पर खा सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं और वहाँ पर कब जाना सही रहेगा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ 4000 के बजट में कैसे इस यात्रा को आप पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको अपनी यात्रा में कुछ हेल्प मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं तो आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेनें और बसें आसानी से मिल जाती हैं। और अगर आपको डायरेक्ट हरिद्वार वाली ट्रेनें नहीं मिलती हैं तो वहाँ दिल्ली आ जाइए और वहाँ आकर आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन या फिर बस के द्वारा भी हरिद्वार पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, आप ट्रेन या बस किसी से भी आ रहे हो तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेन या बस आपको हरिद्वार में सुबह 4 से 5 बजे तक ही पहुंचा दे। और हरिद्वार से केदारनाथ के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले आना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग की बसें तो आपको रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर से या फिर बस स्टैंड के ठीक सामने से ही मिल जाएंगी, क्योंकि सोनप्रयाग की बसें रात के 2 बजे से लेकर वहाँ लाइनों में लगना शुरू हो जाती हैं और सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक वह बसें सोनप्रयाग के लिए लगातार वहाँ से चलती रहती हैं। और उन बसों का जो किराया होता है लगभग 500 से लेकर 550 रुपये तक पर पर्सन का होता है। और दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में 8 से 10 घंटे तक का समय भी लग सकता है। इसमें एक बार बीच में बस को 3 धारा पर रोका जाता है। यहाँ पर आप फ्रेश वगैरह होकर लंच कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सुबह 6 बजे वाली बस से जा रहे हैं तो आप शाम के 4 बजे तक आराम से सोनप्रयाग तक पहुँच जाएंगे। और सबसे पहले आप वहां पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि सोनप्रयाग पर रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं दी गई हैं। अगर आपको वहां पर लाइनों में लगने से बचना है तो पहले से ही चारधाम यात्रा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। और दोस्तों, जब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है तो फिर इसके बाद आप शाम को ही 50 रुपये की सवारी के हिसाब से शेयरिंग टैक्सी लेकर पहुँच जाइए गौरीकुंड, क्योंकि सुबह के टाइम अगर आप वहाँ से जाएंगे तो आपको टैक्सी के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। फिर गौरीकुंड पहुँचने के बाद सबसे पहले आप रुकने के लिए एक रूम बुक कर लीजिए, जो आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ पर 5-6 लोग जा रहे हैं तो आप शेयरिंग रूम भी ले सकते हैं, जो आपको 1500 रुपये तक में मिल जाएगा, जो सबके साथ शेयरिंग करने पर आपको कम बजट में पड़ जाएगा। अब खाने की बात करें तो आप गौरीकुंड से 150 रुपये की तक की थाली ले सकते हैं, जिसमें आपका आराम से पेट भर जाएगा। फिर रात भर वहाँ पर आराम करिए और सुबह सुबह जल्दी स्नान करके अपनी केदारनाथ जी की चढ़ाई करना शुरू कर दें। और दोस्तों, अगर आपको चढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको रास्ते में चढ़ाई के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप घोड़ा करके भी जा सकते हैं, पालकी भी कर सकते हैं और पिट्ठू द्वारा भी अगर चढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाने का मन है तो उसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आना होता है। तो चलिए, ये तो थी चढ़ाई की बात। और जब आप चढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें भी मिलेंगी। यहाँ पर आप आराम से हल्का फुल्का कुछ खा पी कर चढ़ाई कर सकते हैं। और केदारनाथ जी की जो ट्रैकिंग है वो पूरे 22 किलोमीटर की है, जिसे पूरी करने में आपको 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी चढ़ाई सुबह के 6 बजे शुरू करते हैं तो आप शाम के 4 से 5 बजे तक तो केदारनाथ धाम पर पहुँच ही जाएंगे। फिर केदारनाथ धाम पहुँचने पर ही सबसे पहले तो आप एक रूम ले लीजिए, या फिर अगर आपको रूम नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर टेंट भी मिल जाते हैं, आप उन्हें भी बुक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका रूम या टेंट जहाँ पर भी आप ले रहे हैं वो मंदिर से थोड़ा सा दूर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कम बजट में पड़ेगा। और जितने ही मंदिर के पास आप ये रूम या फिर टेंट लेते हैं तो उसका किराया जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वैसे भी अगर आप मई के महीने में जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रूम या फिर टेंट का चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय काफ़ी भीड़ होती है और ये पीक सीज़न होता है। तो अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो यहाँ पर भी आप शेयरिंग के हिसाब से रूम ले सकते हैं। और टेंट लेंगे तो टेंट में भी 4 लोग आराम से रुक जाते हैं, उसमें भी आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि अगर आप सितंबर से या अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको इन सब का रेट मई महीने से आधे रेट में भी मिल सकता है।
तो रूम लेने के बाद अब आप अपना सामान रख दीजिए और मंदिर के पास पहुंच जाइए, क्योंकि शाम को 6 से 7 बजे के बीच वहां पर बाबा केदारनाथ जी की बहुत ही सुंदर सी भव्य आरती होती है। आप उसके दर्शन जरूर करिए। और फिर मंदिर से कुछ ही दूरी पर जाने पर खाने पीने की बहुत सारी आपको दुकानें दिखेंगी। आप वहाँ पर 100 से 150 रुपये में आप खाना खा लीजिए और खा पी कर अपने रूम पर आ जाइए। और रात को आराम करने के बाद सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सुबह 5 बजे ही जाकर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन की लाइन में लग जाइए। क्योंकि ध्यान रहे, अगर आप मई जून में भी जा रहे हैं तो आपको सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी लाइन में जाकर लगना है। क्योंकि जितनी आप देर से निकलेंगे उतनी ही आपको लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। क्योंकि मई जून के महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं, जिस वजह से बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसमें दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का समय भी लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी वही बात आती है, अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तब आपको 2 से 3 घंटे में केदारनाथ बाबा के आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो आप दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर जब आप आएंगे तो आपको भीमशिला के दर्शन भी हो जाएंगे। ये वही शिला है जिसने 2013 में आपदा में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया था। फिर इनके दर्शन के बाद आप वहीं पर ही साथ में एक छोटा सा अमृत कुंड बना हुआ है। यहाँ पर बाबा केदारनाथ के ऊपर चढ़ाया हुआ जल इकट्ठा होता है, इसे आप अपने घर के लिए भी ले सकते हैं। फिर केदारनाथ मंदिर में थोड़ा सा आगे आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल बना हुआ है। आप वहाँ पर भी ज़रूर जाइए, क्योंकि जब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पर जो भी दर्शन की जगह हैं वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। और थोड़ी चढ़ाई करने के बाद आप फिर वहाँ से चली जाइए काल भैरव नाथ जी के दर्शन के लिए। क्योंकि बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के बाद कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब 6 महीने के लिए जब ये मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कहा जाता है कि तब भैरवनाथ जी ही केदार घाटी की संरक्षण करते हैं। और काल भैरव जी का मंदिर जो है वो केदार बाबा के मंदिर से थोड़ा ऊंची को बना हुआ है। और जब आप वहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पूरी केदार घाटी का बहुत ही सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ दर्शन करने के बाद आप आ जाइए अब नीचे की तरफ और कुछ खाना खा पीकर दोपहर 1 बजे तक आराम करके वापसी नीचे की तरफ चली जाइए। और वापसी आने में आपको 4 से 5 घंटे तक के समय लगेगा। फिर गौरीकुंड पहुँचकर आप अपना सामान लेकर उसी दिन टैक्सी करके वापस सोनप्रयाग पर पहुँच जाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप सुबह सोनप्रयाग जाने की सोचेंगे तो आपको सुबह के समय टैक्सी मिलने में बहुत ही समय लग जाएगा। जब आप रात में ही सोनप्रयाग पहुँचेंगे तब वहीं पर ही कमरा लेकर खाना खाकर आराम कर लीजिए। फिर अगले दिन 5 से 6 बजे की बस लेकर आ जाइए हरिद्वार। यहाँ पर आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। और पूरी यात्रा के खर्चे का जो डिटेल है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कम बजट में अपनी केदारनाथ जी की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और किस महीने में आपकी यात्रा सस्ती और आरामदायक हो सकती है उसकी पूरी डिटेल की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।